बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 9th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम्स मॉडल पेपर डिस्कशन फॉर 2026। मींस कि आपके जो आने वाले नेक्स्ट ईयर के 2026 के एग्ज़ाम्स हैं उनका मॉडल पेपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसका क्या लेवल है, उसके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इजी पूछे जा रहे हैं, मुश्किल। मींस कि मॉडल पेपर जो है वो आपको हर तरह का जो है वो आइडिया भी दे देता है कि आपने फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ जो पिछले साल के मींस के जो आपके सीनियर हैं उनका जो मॉडल पेपर था उससे और आपके मार्क्स भी चेंज हो चुके हैं। दैट्स वाई हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे। उस पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो कहाँ से डाउनलोड किया है। ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट आ गई है। ठीक है, ये नोटिफिकेशंस हम इसको हटा देंगे। तो सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स पे आप चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिंक जो आपको मिल रहा है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बेस्ड एग्जामिनेशन, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी आपको तमाम के तमाम फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स जो हैं उनकी वीडियोज़ अपलोड करके समझाया जा चुका है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विजिट कर लें। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको तमाम के तमाम क्लासेस के टैब्स नज़र आ जाएंगे और यहाँ पर आपको फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स का टैब नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको तमाम की तमाम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस के हर सब्जेक्ट के डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी। आप इन वीडियोस को वॉच करें और अपने अपने फॉर्मेटिव टॉपिक्स को जो है वो क्रॉस करें, क्योंकि उसमें से जो है वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो चलें, यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने ये डाउनलोड कर लिए बायोफिज़िक्स केमिस्ट्री के 9th क्लास के। ठीक है, जो कि हमने डाउनलोड करना है। यहाँ से आप इस असेसमेंट फ्रेमवर्क को जो आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये असेसमेंट फ्रेमवर्क है पूरा का पूरा। मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बायोलॉजी 9th का असेसमेंट फ्रेमवर्क है। तो असेसमेंट फ्रेमवर्क तो कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका है। तो इसके एंड पर आपको जो है वो मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अब मॉडल पेपर के ज़रा क्वेश्चंस देखते जाएं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 12 मार्क्स का है। ठीक है, और इसको भी हम देखते हैं अभी किस लेवल का पेपर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सब्जेक्टिव में सेक्शन बी जो है वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, एंड सेक्शन सी देख लें जो लॉन्ग क्वेश्चंस का है वो कितने मार्क्स का है, वो 18 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो ऑब्जेक्टिव आपके पास, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके पास जो है वो 12 मार्क्स का है। ठीक है, और सेक्शन बी जो है इसको हम सेक्शन ए भी कह सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ए। अच्छा, सेक्शन बी जो है वो आपके पास 30 मार्क्स का है और सेक्शन सी जो है वो आपके पास 18 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स हो गए हमारे पास, 60। ठीक है, तो पिछले जो सीनियर्स थे आपके उन्होंने 65 मार्क्स का पेपर दिया, तो अब आप 60 मार्क्स का देंगे। ठीक है, तो आपका 9th में भी जो है वो 60 मार्क्स का पेपर होगा बायो का। ठीक है, 10th में भी जो है वो 60 मार्क्स का पेपर होगा और आपके पास मींस के टोटल 150 मार्क्स होते हैं ना 9th और 10th के मिला के, 75 150। तो यहाँ पर 120 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर हो जाएगा प्लस 30 का जो है वो आपका PBA हो जाएगा। ठीक हो गया, और वो भी 10th में होगा। अब चलें थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो किस तरह का है। तो आपके पास सिंपल भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मींस के नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। ठीक है, उसके साथ ये जो स्ट्रक्चर डायग्राम्स बायो की हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है बनाने के लिए, लेकिन जब आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतने अच्छे से ये सब आ जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायग्राम शोज सेल्स इन द पार्ट ऑफ द लीफ ऑफ द ग्रीन प्लांट which region contains the cells which are responsible for the transport of water। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन कर रहा है, यानी A सेल्स कर रहे हैं, B सेल्स कर रहे हैं, C सेल्स कर रहे हैं या D सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा होता है तो आप इसको बहुत इजीली जो है वो आंसर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इन एक्टिव द एंजाइम। ठीक है, आइडेंटिफाई द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन दिस फिगर। अब ये भी आपको एक फिगर दी हुई है, यहाँ पर आप देख लें
कि इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, यानी ए है, बी है, सी है या डी है। अच्छा, फिर सिंपल भी क्वेश्चंस हैं, विच कम्बिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज रिलेटेड टू लिपिड्स, कौन जो है वो लिपिड से रिलेटेड है। लेकिन ये तुक्के नहीं लग सकते, ये बहुत अच्छे से आपने याद किया होगा ही तो आप कर सकते हैं। और ये अगेन ये देखें कितनी कलरफुल डायग्राम्स भी बनी हुई है, और इसमें ये एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही है और किस प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रही है। तो यहाँ पर देख लें कि एरोबिक रिस्पायरेशन में मेरे ख्याल में लास्ट जो है, इसको मैं दिखा देती हूँ आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसमें ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल सा आप कह सकते हैं कि मतलब पेपर है, मतलब इसमें ये नहीं हो सकता कि आप सिंपल रटे लगा कर आ जाएं और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। फेडरल बोर्ड की तो पहले भी इतनी कोई ख़ास पॉलिसी नहीं थी कि मतलब ऐसे रटे सिस्टम वाला दे पेपर। लेकिन ये है कि अब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और अपनी बुक पर ही रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि नेट से भी आप तैयारी करना शुरू कर दें। अब ब्रांचेस में देखें, ये वाला एक नया आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलेगा कि ब्रांचेस आपको वैसे भी लिखने के लिए 3 नंबर की दी जा सकती हैं, लेकिन इस तरह से भी पेपर दिया जा सकता है। मीन्स कि उन्होंने यहाँ पे आपको ब्रांच लिख दी है फार्माकोलॉजी, और यहाँ पे बताएं कि वो कौन सा यानी एरिया को स्टडी करेगी। ठीक है, और फिर एरिया ऑफ स्टडी भी दे दिया डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस, तो यहाँ पे आप बताएं कि मतलब इम्यूनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, यानी डिफेंस सिस्टम वाला। फिर फिजियोलॉजी है तो उसका एरिया बता दें। फिर क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग का फिर आप ब्रांच का नेम बता दें। रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट में आप बता दें। ठीक है, एनवायरमेंटल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से ये सारा का सारा है कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो। वो आपसे डेफिनेशंस, रटी हुई डेफिनेशंस नहीं मांगना चाहते हैं, लेकिन वो भी अगर डेफिनेशंस भी पूछेंगे तो वो आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि ये फ्लोशीट डायग्राम है। इट मीन्स कि डायग्राम्स बायो में या फ्लोशीट डायग्राम्स ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका पेपर जो है 100% जाए। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी, आप इंजॉय करके और नॉलेज लेने के चक्कर में जो है वो किया करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले बिल्कुल ब्लाइंड हो गए इस डायग्राम को देखते हैं, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स इज शोन हियर। ठीक है, ये आपने देखा तो आप कहेंगे कि मतलब मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर आप जब अपनी बुक खोलेंगे वहाँ पर आप उसको नॉलेज मतलब उसको रीड आउट करेंगे, कहेंगे अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हो गया। फिर आप आके देखेंगे अच्छा इसमें तो ये बहुत आसान है, यानी ABC में से मतलब कौन सा, यानी जो भी उन्होंने पूछा हुआ नेम द पार्ट्स लेबल्ड एज 1 and 2, यानी 1 और 2 पार्ट्स उनका नाम बता दें। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शोन एंड इट्स बेनिफिट्स, यानी कौन सा प्रोसेस ये चल रहा है जो ये इन्होंने यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसका नेम भी बता दें और इसके बेनिफिट्स भी बता दें। तो मतलब ये एक बहुत ही आप कह लें कि इंटरेस्टिंग सा भी है। अगर आप इंजॉय करके पढ़ें, नॉलेज लेने के उसमें पढ़ें, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आ भी जाएंगी और जो है वो आपके मार्क्स भी फुल आएंगे। अब अगेन यहाँ पर देखें एक टेबुलर फॉर्म में है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका इस तरह से ही पेपर आएगा। जैसे लिखा हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर यूनियन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। अब ये देखें अगेन, मतलब एक होता है ना कि हम सिंपल बायोलॉजी की ब्रांचेस को पढ़े होते हैं, लेकिन उनका फिर अदर ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ब्रांचेस तो आ जाएंगी, लेकिन ये जो रिलेशन विद अदर ब्रांचेस है ना, ये तो बिल्कुल ही फजूल सा क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा पेपर में। आप देख लें कि आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यानी आपने वो साइंस लिखनी है। ठीक है, और साथ है यहाँ पर एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या स्टडी करती है, या फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी ब्रांच का नाम क्या होगा। तो इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा, यानी एक ही पेपर में कितनी ज़्यादा वो मैक्सिमम जितनी भी दे सकते थे ना डायग्राम्स वो दे रहे हैं। कोई मतलब उनको ये नहीं है कि हम कम डायग्राम्स में पूछें, ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछें, लेकिन कॉन्सेप्ट बच्चे का पूछने के लिए वो बहुत ज़्यादा डायग्राम वाला पार्ट दे रहे हैं। ठीक है, This diagram shows an overview of photosynthesis. अब write the names of the molecules shown as 1, 2, 3 and 4 and mention which one is organic. यानी इस पहले आप बताएंगे कि ये कौन सा आपके पास मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। ऑब्वियसली बात है कि जिस बच्चे ने बहुत हाई लेवल का ये चीज़ प्रोसेस पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस का, वही कर सकता है। ठीक है, रटा तो है ही नहीं। ठीक है, ये नहीं कहा कि राइट अ नोट ऑन फोटोसिंथेसिस, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, और ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, द डायग्राम शोज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, तो अब अगेन ABCD का नाम बता दें और नेम द कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सी। तो ये अगेन फिर आपके पास जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम वो शो हो रहा है, फिर उसी को आइडेंटिफाई करवा लिया है। मतलब आप देख लेंगे मैक्सिमम अगर एक स्टूडेंट ने पिक्चर्स ही सारी याद की हुई है ना, मतलब ये देख लेंगे बिल्कुल पिक्टोरियल सा पेपर आया हुआ है ये।
तो आपने इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। देखें मतलब ये देखें, सेकंड एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों पिक्चर्स बनी हुई हैं, फिर ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, फिर ये तीसरा जिसमें दोनों पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये चौथा हो जाएगा, और आपको करना ही टोटल मतलब 10 हैं, ठीक है। ये पाँचवा हो जाएगा, अगेन इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। और मतलब और भी जो दूसरे ना शॉर्ट, देखें शॉर्ट उन्होंने बिल्कुल ऐसे दिए कि बस 3 बातें आप लिखें या 3 नाम लिखें या 3 लफ्ज़ लिखें, आपके 3 नंबर पूरे हो जाएं। देखें क्या लिखा हुआ है, गिव एनी 3 सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस दैट कैन लीड टू एवेल्यूएशन, ठीक है। तो आपने बस 3 सोर्सेज लिख देने। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नेम 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद 1 डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ईच, बस 3 मतलब 3 वाला, यानी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 30 नंबर तो आपने बिल्कुल ऐसे मज़े से 3 नंबर वाले ही तैयार करने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस, हाउ बायोलॉजिकल मेथड में हेल्प टू फाइंड द कॉज ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज यूजिंग द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब ये जर्नल है, यानी आप अगर फर्स्ट चैप्टर देखें बायोलॉजी का तो उसमें एक है कि बायोलॉजिकल मेथड एक्सप्लेन हुआ है, फिर आपके पास आ जाता है कि कॉजेज ऑफ मलेरिया, ठीक है, और फिर आपके पास आ जाता है और स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मलेरिया शलेरिया उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है भाई, उसको हम कैसे भाई स्टडी करेंगे। तो आपने वो जो साइंटिफिक मेथड आपका पूरा एक्सप्लेन हुआ है ना, कि पहले ये करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, डिडक्शन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस होगा, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें 6 नंबर का, ठीक है, अच्छे से हेडिंग्स देकर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। फिर साथ है इसके कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन के चैप्टर में माइटोसिस मियोसिस, उसकी डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्रॉपर डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है। तो बायो का तो एक चीज़ आप पकड़ लें कि डायग्राम्स नहीं छोड़नी है आपने, बिल्कुल नहीं छोड़नी, बल्कि आप ना काउंट कर लें कि सही तरह प्रॉपर लेबल डायग्राम्स आपकी बायोलॉजी की बुक में हैं कितनी, और वो तो आपके पेपर में आनी कुछ आपसे ड्रॉ करवाई जाएंगी और कुछ मतलब आपको सेक्शन बी में दी जाएंगे और उसमें से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। फिर आपके पास डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोफैक्टर्स एंड गिव टाइप्स ऑफ द कोफैक्टर्स विद एग्जांपल्स। अगेन एंजाइम का डिटेल क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल लीफ, फोकसिंग ऑन ऑल द इश्यूज टिश्यू ऑन ऑल टिश्यूज टाइप फाउंड इन इट एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। ऊपर भी 2-3 जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है वो लीफ में से ही थे, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपके पास फिर लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ एनी 2 एनिमल एंड 2 प्लांट सेल्स, ठीक है। और इसके साथ जो है वो आपके पास है कंपेयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन एंड विच वन इज़ बेटर फॉर द रैपिड प्रोपगेशन एंड गिव रीजंस। तो मतलब बहुत मज़े का पेपर बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, इसी तरह का आपका फाइनल में भी आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि इसके एंड में ना मतलब ये आपको एक टेबल दिया होता है, स्पेसिफिकेशंस का टेबल, मतलब आपको बताया जाता है कि जो सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 यानी ऑब्जेक्टिव नंबर 1 था ना, तो बेसिकली नॉलेज बेस्ड था। ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो हमने पूछा था क्वेश्चन वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो मतलब 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। तो ये वाला क्वेश्चन जो उन्होंने कहा है कि ये नॉलेज बेस्ड था, ठीक है, ये क्यों नहीं लिख रहा। अच्छा, फिर दूसरा जो है वो भी वो कह रहे हैं नॉलेज बेस्ड था, और तीसरा जो सेल साइकिल वाला था वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, क्योंकि कोई डायग्राम दी होगी उसमें से आपने अंडरस्टैंड करके ABC पार्ट्स जो है वो फाइंड आउट करने होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके पास वो नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, नॉलेज बेस नहीं हो सकता, वो रटा नहीं है, वो अंडरस्टैंड करना है, डायग्राम को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये अच्छा कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैं ज़रा आपको एंड तक दिखाती हूँ प्रॉपर जो स्पेसिफिकेशन टेबल बना होगा, उनको लगता है कि जिस चैप्टर में से जितना मार्क्स लिखे हुए हैं ना तो उतने का ही पेपर आने वाला है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से आपको भी नज़र आएगा ये वाला जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है ना, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये बेसिकली ये जो पेपर मॉडल पेपर आपको दिखाया गया ना, उसमें बताया गया है कि मॉडल पेपर में चैप्टर 1 में से जो है वो टोटल 13 नंबर का क्वेश्चन आया है, और चैप्टर जो 2 है एवेल्यूएशन वाला उसमें से 7 नंबर का पेपर आया है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि फाइनल पेपर में भी ऐसा ही होगा कि चैप्टर 2 में से 7 नंबर का ही आएगा, ठीक है, और हम इसको छोड़ देते हैं भाई ज़्यादा नंबर का यानी 17 नंबर का यानी डोमेन F मेटाबॉलिज्म में से 17 नंबर का आया तो वो वाला चैप्टर तैयार कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनल पेपर का अपना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होगा। ये बेसिकली टीचर्स के लिए एक आप कह लेंगे एक्स्ट्रा फटीक है कि मतलब आप वो जो भी पेपर सेट कर रहे हैं उन्होंने बताना है कि प्रॉपर कि मैंने ये जो ऑब्जेक्टिव बनाया है ये मैंने नॉलेज बेस बनाया है, उनको इस चीज़ को प्रूव भी करना है, ठीक है। और ये जो मैंने सब्जेक्टिव का ये
उन नंबर क्वेश्चन है, ये मैंने जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस बनाया है, ये एप्लीकेशन बेस बनाया है। तो बेसिकली टीचर्स का थोड़ा काम बढ़ गया है, अदरवाइज़ जो है वो SLO बेस्ड पेपर ही पहले भी इसी तरह कॉन्सेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन आते थे फेडरल बोर्ड में, और अब भी वही मेथड है, उसी तरीके से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं आपको एक और बात गाइड कर दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्ट पेपर्स में से अब कुछ भी नहीं आने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है पास्ट पेपर्स को तैयार करने का, तो आप बिल्कुल रॉन्ग हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करी थी फोटोसिंथेसिस का टॉपिक, अगर तो आपके पुरानी ओल्ड बुक में भी फोटोसिंथेसिस का टॉपिक था, ठीक है, और आपकी बुक में भी फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, वही चीज़ आपको भी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, कुछ शफलिंग अगर हो गई है चैप्टर्स की, 9th 10th के चैप्टर्स थोड़े मिक्स हो गए हैं, तो इट मीन्स कि आपने 9th के पास्ट पेपर्स को भी देखना है और 10th के पास्ट पेपर्स को भी। पेपर यूँ खुलेगा ना, जब जैसे आपने कोई पेपर खोलिया खुलेगा, देखेंगे कहेंगे कि अच्छा मतलब ये फोटोसिंथेसिस का पेपर पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, टॉपिक, और ये तो हमारे अपने अभी वाली जो बुक है न्यू, उसमें भी टॉपिक है, तो मतलब हम ये वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे। आपने इस तरह करके पास्ट पेपर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, तो फिर आप देखिएगा कि आपको वो हो ही नहीं सकता कि आपके फुल मार्क्स ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि किस टॉपिक में से किस लेवल का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछने वाला है। ठीक है, और हो सकता है कि स्टेटमेंट्स भी वही उसी तरीके से हो जाती हैं और वही उसी तरीके से मतलब नॉलेज बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि बिल्कुल ये रिपीट हो गए क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मतलब इस तरीके से। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो बायो को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स केमिस्ट्री 9th। ठीक है, उसके पेपर की तरफ मूव करेंगे, और इसका फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है।